नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 1 से 9 तक जो लेक्चर्स देखे हैं वो एटॉमिक फिजिक्स के देखे हैं, और आज हम जो है लेक्चर नंबर 10 से मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा जो है मॉलिक्यूल फिजिक्स जो है वो देखेंगे। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले तो बेसिक से हम देखते हैं कि अगर एक एटम की हम बात करें तो एटम्स जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की तो मॉलिक्यूल्स में जो है वो एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। और अब हम यहाँ बात करें कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो इसमें 2 एटम्स होते हैं और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस होती है उसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कंपोज बाय 2 एटम्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो H2, N2 या HCl जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो अभी हम जो है स्पेशली इस जो लेक्चर है इसमें अगर हम बात करें कि एटम्स की हम बात करते हैं कि एटम्स के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से जो एक न्यूक्लियस होता है और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है वो निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का यहाँ हम जो है स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो अब उसके बाद में हम डेफिनेशन देखें होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें जो है अगर हम एटम्स अगर 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें 2 एटम्स जो है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों सेम एटम्स होते हैं, जिस तरह से H2 हो गया, N2 हो गया या O2 हो गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है डाइपोल मोमेंट कंटेन नहीं करते हैं। नॉर्मली डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो है अगर 2 डिफरेंट चार्ज के हम एटम ले या 2 डिफरेंट एटम्स 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल ले और उनके बीच में अगर डिस्टेंस d है तो वो क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो अब अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ सेपरेशन है तो वो क्या है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। बट यहाँ पर सेम चार्ज है इस वजह से ये डाइपोल मोमेंट कंटेन नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बात करें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स जो है वो डिसिमिलर होंगे। नॉर्मली 2 एटम्स जो मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं वो डिसिमिलर होंगे, जैसे कि H और Cl HCl बनाते हैं तो और कार्बन C और N जो है वो CN बनाएंगे। तो यहाँ पे स्पेशली हम बात करें तो ये क्या है, ये पोजेस करते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि 2 डिफरेंट चार्ज है यहाँ पर और उनके बीच में डिस्टेंस d है, तो ये इस वजह से क्या है परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। और अब हम बात करें कि मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा जो है अगर हम बात करें तो एक स्टडी है, एक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर। ओके, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसकी जो स्टडी है वही क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, जो कि क्या करती है, जो कि एक तरह से किसी भी मैटर है उसके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो यहाँ हम बात करें कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें वो अगर इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो ये क्या करते हैं कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉमिक या मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रास देते हैं। तो इस वजह से हम इसे मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा कहते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें कि इसको और दूसरे वर्ड में भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एब्जॉर्प्शन तब होगा जब उसे अगर रेडिएशन दिया जाएगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और वापस अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहां पर जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो क्या कहलाता है, एमिशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, ये नॉर्मली एटम्स या मॉलिक्यूल्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिल रही है उसको हम डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी इक्वल टू h में होती है। और वहीं हम बात करें कि
फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वेवलेंथ से किस तरह रिलेटेड होती है, तो म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। और वहीं हम बात करें कि वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर जो है वो म्यू बार से देते हैं और वो होता है 1/λ के इक्वल। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि हमने ये एक टेबुलर फॉर्म में बता रखा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उस किस तरह से क्लासिफाई की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रीजन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर उन्हें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रेडियो फ्रिक्वेंसी की, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो उसका वेवलेंथ जो है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर होता है। और वहीं फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 3 × 10⁶ टू 10 × 10 हर्ट्ज होती है। और इससे जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हम जो है एनएमआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम ये ना एनएमआर की हम बात करें तो एनएमआर में इसको किस तरह से यूज करते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के जो स्पिन्स है उसमें रिवर्सल की वजह से जो एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है, वही क्या करती है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज एमिट करती है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज के फॉर्म में रेडिएशन एमिट होती है। तो एनएमआर में अगर हम बात करें तो एनएमआर में किस तरह से चेंजेस होते हैं, रेडिएशन एमिट होती है या रेडिएशंस का फॉर्म यूज होता है, वो जो स्पिन्स है न्यूक्लियस की जो स्पिन्स है उसमें रिवर्सल की वजह से जो एनर्जी चेंज होती है और उसी वजह से जो है हमें क्या है रेडियो फ्रिक्वेंसीज एमिट होती है, मिलती है। और वहीं ईएसआर की बात करें तो जो यहाँ पर जैसे हमने एनएमआर की बात करें तो न्यूक्लियर, ये एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रॉन ईएसआर जो है उसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, ठीक है, उसमें रिवर्सल की वजह से जो है अगर जो एनर्जी में चेंज होता है उससे जो रेडिएशन एमिट होगी वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर्म में होती है। तो ये एनएमआर और ईएसआर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उस बेसिस पे रेडियो फ्रिक्वेंसीज वहाँ यूज होती है। वहीं अगर हम बात करें माइक्रोवेव की तो माइक्रोवेव जो है उसका वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर है और वहीं जो है फ्रिक्वेंसीज आपको दे रखी है। और ये जो है माइक्रोवेव जो है वो स्पेशली जो मॉलिक्यूल्स है उसके रोटेशन से जो रेडिएशन एमिट होती है वो क्या कहलाती है, माइक्रोवेव रेडिएशंस कहलाती है। और इसे स्पेशली यूज किया जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वहीं अगर हम बात करें इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड जो है उसकी वेवलेंथ भी दे रखी है 100 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर और वहीं फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और इसके साथ में अगर हम बात करें इंफ्रारेड की तो इंफ्रारेड जो है वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से मिलते हैं हमें और साथ में इसे हम यूज करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वहीं हम विजिबल और यूवी रीजन की हम बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर टू 100 एंगस्ट्रॉन और वहीं फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होती है। और इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमें मिलती है। और साथ में हम बात करें एक्सरे की तो एक्सरे जो है वो 10 नैनोमीटर टू 100 पिकोमीटर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो 3 × 10⁻16 टू 10 × 10⁻18 हर्ट्ज होती है। और ये एटॉमिक इन्फॉर्मेशन देती है। वो किस तरह से, नॉर्मली हम एक्सरे को जब डिफ्रेक्शन करते हैं तो वहाँ से हमें एटम्स की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। तो इस तरह से हम बात करें तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो अब हम जो है वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक एटम की तो एटम्स में जो है एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट करता है इस तरह की जो ट्रांजिशन है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की तो मॉलिक्यूल्स में ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये तो होते ही है, इसके साथ में जो है दो तरह के मोशन जो है वो होते हैं, एक तो रोटेशनल मोशन और साथ में वाइब्रेशन मोशन। तो इनकी वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है वो रोटेशनल एनर्जी होती है और वाइब्रेशन एनर्जी मिलती है। और उसे हम डिटेल में थोड़ी देर में यहाँ देखेंगे अगली स्लाइड में। तो अब हम यहाँ बात करें कि डिफरेंट टाइप, तो अब हम यहाँ बात करें कि मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू एटम्स।
तो एटम्स में जो अगर हम बात करेंगे तो एटम्स में कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लेवल से लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन करता है तो उससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती है, और इस तरह के ट्रांजिशंस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और वहीं अगर बात करें कि मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अलावा दो और ट्रांजिशन होते हैं जिससे हम वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। वाइब्रेशन मोशन की वजह से जो है हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी मिलती है, और साथ में इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के जो रोटेशंस होते हैं उसकी वजह से जो है रोटेशन एनर्जी मिलती है। तो यहाँ हमें 3 प्रकार की एनर्जी जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल्स में। और रोटेशन एनर्जी की हम बात करें तो रोटेशन किस तरह से होता है मॉलिक्यूल का, तो रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ जॉइनिंग द एटम्स। तो हम यहाँ बात करें कि अगर मास ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो उस एटम्स के पास होगा। तो यहाँ हम ये 2 एटम्स अगर देख रहे हैं तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो नियर अबाउट द हैवी न्यूक्लियाई के पास होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो मोशन है या रोटेशन है वो परपेंडिकुलर है। इस जो लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं दोनों एटम्स को, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो है इसका रोटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो वाइब्रेशंस जो है वो किस तरह से होते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है एटम्स के जो वाइब्रेशंस है उससे जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है वो वाइब्रेशन एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ हम बात करें कि टोटल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो किस तरह से कंसिस्ट करती है, तो फर्स्ट जो है वो एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं, और सेकंड जो है एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे हम रोटेशन एनर्जी कहते हैं, और तीसरा जो है एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे हम वाइब्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर हम यहाँ लिखेंगे तो E इक्वल टू ई और ई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से, E प्लस ई आर रोटेशनल एनर्जी की वजह से, और वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से ई भी है। और अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किस मोशन की वजह से होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है वो सबसे हाई होती है। और वहीं हम बात करें ईवी जो है उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड होएगा और उसके बाद में ई आर का होता है। अब हम इसे जो है यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट मोशंस जो है वो डिफरेंट एनर्जी को देते हैं। तो अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 तरह के होंगे। सबसे पहले प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, फिर वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो जब अगर एक फोटोन जो है वो मॉलिक्यूल्स पे हम इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन हमें मिलते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन और प्योर रोटेशन ट्रांजिशन, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की हम बात करें तो यहाँ E0 से अगर E1 के बीच में जो ट्रांजिशन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि सेकेंड, आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशन ट्रांजिशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो है वो वाइब्रेशन ट्रांजिशन होते हैं, और ये जो ब्लू लाइंस में हम देख सकते हैं ये वाइब्रेशन ट्रांजिशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से छोटे होते हैं। और वहीं हम बात करें रोटेशनल ट्रांजिशन की बात करें या रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इनके बीच की स्प्लिटिंग काफ़ी कम होती है, और ये जो है हमें फार इंफ्रारेड रेडिएशंस जब इस पे इंसिडेंट होते हैं हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलते हैं। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा देख सकते हैं काफ़ी इनकी स्पेसिंग काफ़ी कम होती है। तो अगर हम वहीं बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहीं अगर हम बात करें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा की तो यहाँ पर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके बीच की स्पेसिंग होती है। और वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा रोटेशनल स्पेक्ट्रा की तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा और काफ़ी कम 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी स्पेसिंग होती है। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो नॉर्मली विजिबल और अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशंस नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह की विजिबल या यूवी रेडिएशंस एमिट होती है, और जिसकी जो है शॉर्ट वेवलेंथ जो है काफ़ी कम होगी। और वहीं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो इससे जो ट्रांजिशन होंगे उससे हमें इंफ्रारेड रेडिएशन मिलती है। और वहीं हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रा से तो इसमें फार इंफ्रारेड जिसकी वाइड वेवलेंथ हमें
ऑब्टेन होती है। तो ये जो है ट्रांजिशन हमने देखे। अब इसके बाद में अगर हम तीनों को डिफ्रेंशिएट करें तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का हम बात करें तो अब हम बात करेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है उनके लिए होती है, उनकी वजह से ही होती है, और इसमें जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, जैसे कि HCl हो गया। और अगर हम बात करें कि HCl जैसे मॉलिक्यूल्स हमने लिया तो ये डायपोल मोमेंट जो है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है रखता है। तो परमानेंट डायपोल मोमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसे देखें तो ये रोटेशन अगर इसका होता है तो अगर इसका इस डायपोल मोमेंट का अगर रोटेशन हो, डायपोल का रोटेशन होगा तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन जो है, इस डायपोल की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। और डायपोल की जो डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी चेंजेस आएगा। मतलब नॉर्मली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो पीरियडिकली की चेंज इन द डायपोल मोमेंट एमिट द रेडिएशन। तो अगर डायपोल मोमेंट पीरियडिकली चेंज हो रहा है तो वो क्या एमिट करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, जो कि हमें माइक्रोवेव रीजन में मिलती है। तो अगर इस तरह की ट्रांजिशन की हम बात करें, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बात करें, तो दो ट्रांजिशन होंगे बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल with the emission and absorption of photon give rise to pure rotational spectra। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हम बात करें तो और वाइब्रेशन स्टेट है मॉलिक्यूल की वो सेम ही रहेगी, लेकिन चेंजेस कहाँ पे होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में होंगे या रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस होते हैं। और वो नॉर्मली न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं, जिसमें कि डायपोल मोमेंट जो है पीरियडिकली चेंज होता है, उसकी वजह से ये रेडिएशन हमें एमिट होती है। और इनके बीच के जो सेपरेशन होता है वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। काफ़ी स्मॉल एनर्जी इंटरवल होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल में। और इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर जो ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट इज माइक्रोवेव एक्टिव, और जीरो डायपोल मोमेंट जो है वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि H2 या N2 हम बात करें तो ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। वहीं हम बात करें कि रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होते हैं वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट के बीच में मॉलिक्यूल्स के, वो साथ में जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होते हैं फोटोन के, वो हमें क्या देते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो द ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल विथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिमेन द सेम गिविंग राइज टू rotational vibration spectrum। और if the rotational spectrum of a molecule is do not change we get pure vibration spectrum। अब यहाँ अगर हम बात करें कि रोटेशनल स्टेट जो है मॉलिक्यूल की चेंज नहीं होगी तो हमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम जो है वो प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा। और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा जो है वो नियर इंफ्रारेड हमें प्राप्त होता है। और इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है तो हम बात करें वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और वहीं हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो यहाँ जो ट्रांजिशन है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल विद द एमिशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोन गिव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, विजिबल या यूवी स्पेक्ट्रम के जो यूवी और विजिबल पार्ट पे लाई करते हैं। तो अब हमने इससे पहले जो है स्लाइड में हमने देखा था कि ये पूरा विश्लेषण है, आप देख सकते हैं एनर्जी गैप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा में। फिर उसके बाद में लगभग 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। और उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो लाइस करते हैं, और उसमें जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो लाइस करते हैं। तो ये हमने तो वहाँ देखा था। और अब यहाँ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद में हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है उसको डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।